गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आखिरी क्लास में। आखिरी क्लास मेरे साथ। आपको वर्ल्ड में जो मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसके बारे में पढ़ा दिया गया है या नहीं पढ़ाया गया? 30 मीटर टेलीस्कोप, वर्ल्ड के मेगा साइंस प्रोजेक्ट करा दिया गया है कि नहीं कराया गया है? 30 मीटर टेलीस्कोप, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, लीगो एक्सपेरिमेंट। ठीक, यानी दो टॉपिक करने हैं हमको। एक पीडीएफ है, ठीक है। तो हमें मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स करने हैं, ठीक है। ये मैथ वाला लगा दिया, लग रहा है एलसीएम एचसीएफ। देख लो, चलिए। जब तक पीपीटी आती है हम लोग दूसरी पढ़ाई करते हैं। सी सेट लगा दिया उन्होंने। सी सेट का पेपर टफ आ गया, इसका मतलब थोड़ी कि मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, मेगा साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। न्यूट्रिनो का नाम आपने सुना तो होगा ही। देखिए, इतनी याददाश्त आपकी कमजोर थी, इसलिए मैंने बोला आज लगा खत्म कर दो। वो अगले महीने तक मुझे भी याद नहीं रखेंगे। न्यूट्रिनो भी याद नहीं है आपको? अरे सुना हुआ तो होगा, हल्का फुल्का कहीं सुना तो। चलिए याद कराते हैं आपको। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता था, हीलियम बनती थी, तारकीय ऊर्जा, है ना, और साथ में न्यूट्रिनो, ठीक है। क्षय होता था, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो, ठीक है। इस तरह करके आपके नाभिकीय विखंडन के दौरान या नाभिकीय संलयन के दौरान न्यूट्रिनो का निर्माण होता है। न्यूट्रिनो को प्रायः हम लोग गोस्ट पार्टिकल के रूप में जानते हैं। लिख लेंगे, पहले समझ लीजिए। गोस्ट पार्टिकल कहने का मतलब है, इसको हम लोग भूत के रूप में जानते हैं, कि जो हैं मगर दिखाई नहीं दे रहे, है ना। भूतों के बारे में तो आप यही सब जानते हैं। कितने लोगों को भूतों पे भरोसा है? किसी को नहीं? आपको अकेला? किसे? अच्छा, आपको है भूत पे भरोसा। वही तो लिख रहा हूं, गोस्ट पार्टिकल। कोई बात नहीं। तो ये भूत कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वत्र मौजूद है मगर दिखाई नहीं देते। अगर आप देखेंगे तो नाभिकीय संलयन सूर्य के साथ तो हमेशा हो रहा है। सूर्य में तो नाभिकीय संलयन हर पल हो रहा है, यानी कितने न्यूट्रिनो बन रहे हैं प्रति पल। आपके शरीर से अगर आप धूप में खड़े हैं तो 10 लाख न्यूट्रिनो पास हो रहे हैं, और अगर आप सूर्य की रोशनी में नहीं है तो 3 से 4 लाख न्यूट्रिनो आपके शरीर के आर पार जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। शुक्र मनाइए कि न्यूट्रिनो जानलेवा नहीं है, अदरवाइज क्या होता, है ना। तो जहां भी देखोगे यत्र तत्र सर्वत्र न्यूट्रिनो है ना। तो न्यूट्रिनो को आप समझ सकते हैं आईवी एजेंट या रॉ एजेंट के रूप में आप इनको समझ सकते हैं, या मोहल्ले की चाची के रूप में, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है। पुलिस वाले आते हैं, सीसीटीवी से पहले आंटी को बुलाते हैं, क्या देखा आपने? बोला लड़के की हरकत शुरू से ठीक नहीं थी। एक बैग लेके सुबह निकलता था और रात को देर को आता था। कह रहा लाइब्रेरी जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, लेकिन ना, मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा लड़का यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं सकता।
है ना, तो आंटी लोगों के अलग परसेप्शन और अलग बातें रहती है। तो आईबी और रॉ एजेंट की तरह समझ सकते हैं, हर तरफ मौजूद है। तो आईबी और रॉ एजेंट के कुछ कुछ गुण को याद कीजिए, वही मैं न्यूट्रिनो में लिखता हूं, न्यूट्रिनो में वही है। सर्वव्यापी, आपका कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है। कोई गारंटी है बताओ? तो हर तरफ ये मौजूद है, करेक्ट। दूसरा, जो रॉ एजेंट होगा फिट होगा कि नहीं होगा, यानी द्रव्यमान लगभग शून्य है। तीसरा, आवेश रहित, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्षी एकता वाला पीएम बने या इधर वाला, देश की सेवा करेंगे भाई साहब, है ना, इनको कोई फर्क क्या पड़ता है, कुछ नहीं। चौथा, अब एजेंट है तो बहुत जानकारी होती है खुफिया किस्म की, क्योंकि न्यूट्रिनो का निर्माण बिग बैंग के समय से ही हो रहा है और तारों के समय तो हर पल हो रहा है, तो जो कुछ भी हुआ सब देख रखा है ना, तो इनके पास बहुत ज्यादा जानकारी है। और पकड़ना लगभग नामुमकिन, पकड़ लिया तो एजेंट का आएगा। तो ये आपके न्यूट्रिनो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब भारत में जो न्यूट्रिनो, हाँ तो लिखिए, ये सब तो लिख ही सकता। अच्छा, ये सब भी लिखोगे? अब भारत में न्यूट्रिनो की एक वेधशाला खोली जा रही है, तो उसका क्या पर्पस है हम लोग बात करते हैं। आज ब्रेक नहीं लेंगे, जितनी जल्दी खत्म हो खत्म कर लेंगे, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? तो तमिलनाडु में ऐसा कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी हम लोग न्यूट्रिनो की खोल रहे हैं। तो लोकल वाले खुल चुका है एक्चुअली, लोकल वाले उसमें बहुत रेजिस्टेंस किए थे कि ये खुलेगा तो हमारे जान को खतरा है, ये है। न्यूक्लियर वाले को ये न्यूट्रिनो वाले समझ लिए, न्यूक्लियर और न्यूट्रिनो दोनों में अंतर है। न्यूक्लियर वाले से खतरा है, फुकुशिमा डिजास्टर आपने सुना होगा, है ना, जापान पे बम गिरा है, आपको पता ही है, कहानी भी आपको सुनाई थी मैंने, है ना। तो वो अलग कहानी है, ये आवेश रहित है, ये आपके लिए उस तरह के हानिकारक नहीं। लेकिन चूंकि हर जगह है, इनको अगर पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो इनका निर्माण कैसे होता है, लिख लेते हैं। इनका निर्माण 3 तरीके से, नाभिकीय संलयन से, कोई दिक्कत? नाभिकीय विखंडन से, है जी, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से। और इसके अलावा किस तरह होता है मैं लिखा देता हूं। मिली प्रोटॉन, कॉस्मिक विकिरण, ये प्राय प्रोटॉन होते हैं, ये जब नाइट्रोजन पे गिरते हैं तो नाइट्रोजन टूटता है पायोन्स में, पायोन टूटता है मियोन पे, और मियोन टूट के बनता है न्यूट्रिनो। आप ये भी कह सकते हैं कॉस्मिक विकिरण नाइट्रोजन का क्षय करके न्यूट्रिनो बनाते हैं, बीच की चीज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। कॉस्मिक विकिरण नाइट्रोजन का क्षय कर न्यूट्रिनो का निर्माण करते हैं, बीच की चीजें ना भी लिखें तो चल जाएगा।
अब देखो न्यूट्रिनो बन गया है। अब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, न्यूट्रिनो पकड़ने के फायदे क्या हैं? सबसे पहली बात, न्यूट्रिनो बहुत पुरानी चीज है, पकड़ेंगे तो बिग बैंग यूनिवर्स कैसे बना पता चलेगा। सूर्य के अंदर का न्यूट्रिनो आ रहा है तो इससे ये पता चलेगा कि सूर्य के अंदर हो क्या रहा है ना। किसी के बारे में अगर जानना है सबसे पहले उसके रूममेट को पकड़ते हो ना, पढ़ वढ़ रहा है कि नहीं, कहता है कि रात को सो जाते हैं, टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं उसको, कैसे आ रहे हैं? बोलता है ना भैया दिमागे तेज है उसका, पढ़ता कम है। इंटरनल खबर कौन दे रहा है आपको? उसका रूममेट, इंटरनल न्यूट्रिनो। तो सूर्य के अंदर से जो न्यूट्रिनो आ रहा है उसकी खबर देगा। अब पाकिस्तान ने क्या कर लिया, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा लिया। अब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएगा तो संलयन की घटना होगी या विखंडन की होगी? स्वाभाविक है, पाकिस्तान की जो हैसियत है विखंडन वाला ही बनाएगा, संलयन वाला अभी तक बना नहीं है। कुछ कुछ याद है? बकरीद पे एक बार भी पढ़ लेते आप लोग जाके, नमाज वमाज, क्या पता कुछ बरकत होती, दिमाग उमाग पे सब भूल के बैठ गए। संलयन विखंडन कुछ याद नहीं है? विखंडन वाला ही है, संलयन वाला सूर्य इत्यादि में होता है। तो मान लीजिए विखंडन वाला रिएक्टर उन्होंने बना लिया, तो उस क्षेत्र से आने वाले न्यूट्रिनो की संख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? ऐसा मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है, आधा इस तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया, संलयन की घटना होगी तो इस तरफ न्यूट्रिनो का निर्माण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे नाभिकीय संलयन में बन रहा न्यूट्रिनो, इसमें दो बैच बैठे हैं, एक HRB5, एक HRB6। HRB6 वो बैच है जो ना बोलता है ना हंसता है, वो मुझे पता है, लेकिन HRB5 को ऐसा कैसे हो गया? साथ बैठते बैठते आप उनको सुधार नहीं सके, उनकी दुनिया में चले गए। अरे कुछ तो बोलिए, मतलब आप तो दोनों साइलेंट है। आपकी मित्र नहीं आई, इनकी मित्र नाश्ता नहीं करते हैं तो उनको बोल दिया तब से वो नाराज चल रहे, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखिए नाभिकीय संलयन की घटना होती है, संलयन की घटना होगी तो स्वाभाविक है न्यूट्रिनो बनेगा, तो यानी कि इस क्षेत्र में न्यूट्रिनो की संख्या में अचानक से वृद्धि देखी जाएगी। तो इससे ये पता चलेगा कि जरूर पाकिस्तान कुछ ना कुछ कांड कर रहा है, यानी कि आप निगरानी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिनो की एक और प्रकृति होती है कि जिसके साथ मिलता उसी का हो गया। जैसे आया, बोला कि कैसी हो, बस हम तुम्ही को पसंद करते हैं, तो उसने बोली ऐसा दिमाग में भी मत रखना। फिर अगली मिली, उसको भी यही बात बोला, हम तुम्ही को पसंद करते हैं। लड़की को भी पता चल जाता है कि लड़का जिसको मिलेगा यही लाइन बोलेगा, इसीलिए लड़की लोग भी आपस में डिसाइड करते हैं कि हम भी यही लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो कृपया न्यूट्रिनो ना बने, अपनी आइडेंटिटी प्राप्त रखें। न्यूट्रिनो क्या करता है, जहां जाता है उसी का हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रिनो आया, यहाँ पे मान लीजिए भूमि थी मृदा वाली, फिर यहाँ पत्थर, और फिर यहाँ पानी, फिर यहाँ खनिज। तो न्यूट्रिनो आएगा तो एकदम भूमि वाले जैसा, एकदम जियो न्यूट्रिनो जैसा बिहेव करेगा। पत्थर में गया, न्यूट्रिनो अपना फ्लेवर बदल लेगा, फिर पूरे रास्ते पत्थर को ही साथ देगा। फिर यहाँ आएगा, फिर ये अपना फ्लेवर बदल लेगा, रंग बदल देता हूँ, फ्लेवर बदल लेगा। फिर पानी में आएगा, फ्लेवर बदल देगा, फिर इसमें आएगा, फ्लेवर बदल देगा। तो इससे पता चल जाएगा कि जमीन में अलग अलग लेयर आ रहे हैं और इतनी दूरी तक सेम लेयर है। क्लैरिटी है इस बात की? तो इससे हम खनिज इत्यादि सबका भी अन्वेषण कर सकते हैं। लिख लीजिए, न्यूट्रिनो पर शोध के फायदे, बोलने से अच्छा है लिख लीजिए। पहला, सूर्य जनित न्यूट्रिनो के अध्ययन से सूर्य जनित न्यूट्रिनो के अध्ययन से सूर्य के आंतरिक भाग को समझने में मदद मिलेगी।
नेक्स्ट, चूंकि न्यूट्रिनो का निर्माण बिग बैंग के समय भी हुआ था, बिग बैंग के समय भी हुआ था, अतः ब्रह्मांड के विषय में जानकारी मिलेगी। ब्रह्मांड के विषय में जानकारी मिलेगी। न्यूट्रिनो परमाणु अप्रसार में, न्यूट्रिनो परमाणु अप्रसार में अहम भूमिका निभा सकता है। परमाणु अप्रसार में अहम भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट, जियो न्यूट्रिनो की मदद से जियो न्यूट्रिनो की मदद से भूकंप चेतावनी, भूकंप चेतावनी प्रणाली विकसित की जा सकती है। यह संदेशों का त्वरित आदान प्रदान कर सकता है। यह संदेशों का त्वरित आदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिनो की मदद से तेल और खनिज के भंडार, न्यूट्रिनो की मदद से तेल और खनिज के भंडार आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका ऑल अबाउट न्यूट्रिनो था। अब विश्व के कुछ मेगा साइंस प्रोजेक्ट है जिसमें भारत भी अपना कुछ योगदान दे रहा है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए। पीआईबी ने इसको पब्लिश किया था, तो बता देता हूँ, क्या पता मूड कर गया दे दिया कभी भी, क्योंकि भाषण में आजकल कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सब के बारे में एक एक लाइन बोल दिया, बस आप कहेंगे कहाँ से आ गया। तो ये सब विश्व के मेगा साइंस प्रोजेक्ट हैं, पीआईबी ने पब्लिश किया हुआ है कि हम इन सब का हिस्सा हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा जान लीजिए। ज़्यादा नहीं, दो दो लाइन भी जान लेंगे तो काम हो जाएगा, कि ब्लैंक ना रहे कि क्या है भाई साहब। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फेयर के साथ। फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च, फेयर नाम लिखा हुआ आपको, ये जर्मनी में है। हेडिंग दे लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लिया इसको। अगर चीज़ों को भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवाइज कीजिएगा। आदमी हमेशा भूलता है, लेकिन रिवाइज नहीं करना क्राइम है, फिर आप बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। ठीक है, आप यकीन मानिए मैंने जो पढ़ाया है आपको, मोस्टली चीज़ें आपको पढ़ा दी। अगर आप करंट अफेयर्स इसको अपडेट करके पढ़ेंगे, आपसे 90% से 100% क्वेश्चन हो जाएगा, प्रीलिम्स हो या मेंस हो।
थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, इसलिए टेस्ट सीरीज आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। इसके अलावा आप कहीं भी जाइए, 70 क्लास पढ़ा दे या 100 क्लास पढ़ा दे, गारंटेड देता हूँ आपको, जो सच है जो बोल रहा हूँ, कि अनावश्यक पढ़ना और टू द पॉइंट पढ़ना दोनों में अंतर होता है। तो जितना पढ़ाया वो बस काम का ही पढ़ाया, फालतू चीज़ों मैंने ना समय आपका बर्बाद किया है और ना मेरी कोई ऐसी इच्छा रहती है। क्लास बढ़ने में ना तो आपका फ़ायदा है ना विज़न का फ़ायदा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा फ़ायदा है, ठीक है ना। लेकिन वैसा काम नहीं करना कि आपने चक्कर में आपका ख़राब कर दिया, ठीक है। तो इसलिए उतना ही पढ़ाया आपको जितना महत्वपूर्ण, इसलिए वो सब चीज़ें याद रखने का प्रयास कीजिए, रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर से अपडेट कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए नाम से ही संदर्भित है, नाम ही आपको सब कुछ बताएगा। क्या है नाम में? एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन को याद कीजिए। एंटी प्रोटॉन क्या पढ़ाया था आपको कभी? एंटी मैटर पढ़ाया था, प्रतिद्रव्य। द्रव्य और प्रतिद्रव्य बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों की उत्पत्ति बिग बैंग के दौरान हुई थी, मगर उनके परआण्विक गुण अलग होते हैं। अगर ये पॉजिटिव तो वो निगेटिव, उसका अगर रोटेशन क्लॉकवाइज तो इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। कुछ याद आ रहा है? मैंने क्रिस्टोफर नोलान की मूवी बोली थी टेनेट, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन आपस में संपर्क में आएंगे तो ब्लास्ट होगा, ऊर्जा निर्मुक्त होगी। पूरा साफ कर लिया क्या? इसके दो कारण हो सकते हैं, आप चुप है, या तो पूरा साफ कर लिया है या मेरे से नाराज चल रहे हैं कि बहुत दिनों बाद आए। अरे ठीक है, प्रतिद्रव्य एकदम उल्टा। जैसे मान लीजिए द्रव्य पे चार्ज पॉजिटिव है तो प्रतिद्रव्य पे निगेटिव होगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दोनों तो सेम ही है ना। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कुछ याद है? दाऊद इब्राहिम गैंग, अबू सलीम गैंग, कुछ कुछ बोला था। बाप रे बाप, पूरा भूल गए। द्रव्य प्रतिद्रव्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, घर जाके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे प्रेमिका और पत्नी एकदम अलग अलग, है ना। प्रेमिका जैसे दिल की धड़कन, पत्नी दिल का दौड़ा, है ना, बिल्कुल अलग अलग होता है। तो बिल्कुल वही है यहाँ। तो प्रतिद्रव्य का अगर अध्ययन करना है तो प्रतिद्रव्य हम लोग क्यों बनाते हैं, इसका कारण आपको बताया था। इतने साइज का द्रव्य हो जाए और इतने साइज का प्रतिद्रव्य हो जाए, अगर दोनों आपस में टकराएंगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निर्मुक्त होगी। ये दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो नष्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा, एक पति पत्नी और पत्नी के साथ पकड़ा गया तो प्रेमिका क्या करती है? भागने का प्रयास करती है, लेकिन पत्नी क्या करती है? दोनों की धुलाई करती है। तो प्रेमिका और पत्नी आपस में अगर पकड़े गए तो होता है कि नहीं होता है? अभी आप लोग इसके भुक्तभोगी नहीं हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होंगे उनका पूछिएगा, पेपर में छपते रहता है कि कैसे धुलाई के बाद पूरे शहर में अच्छी खासी बदनामी होती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो मिलेंगे तो एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना। काफी ज्यादा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। मैंने कहा था कि अगर सेफ्टी पिन के आकार का द्रव्य है, सेफ्टी पिन के आकार का प्रतिद्रव्य है, दोनों संपर्क में आएगा तो इतनी ऊर्जा बनेगी कि मंगलयान को मंगल तक ले जा सके। तो इसीलिए हम इस रिसर्च पे ध्यान दे रहे हैं। तो फेयर फैसिलिटी उसी की तरफ है कि ये प्लाज्मा भौतिकी और प्रतिद्रव्य को पढ़ाई करेगा, ताकि हम समझ सके कि अनुसंधान किस प्रकार बढ़ेगा। समझ के बात को लिखिए। यह अंतरराष्ट्रीय एक्सेलरेटर है यह अंतरराष्ट्रीय एक्सेलरेटर है जो एंटी प्रोटॉन एवं आवेशित कणों का उपयोग
न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, प्लाज्मा भौतिकी, इत्यादि के अध्ययन में करेगा, इत्यादि के अध्ययन में करेगा। अगला है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न। स्विट्जरलैंड में स्थापित है ये, इटली उटली में नाम है, तो उस नाम का फुल फॉर्म इंग्लिश में ऐसा ही आता है। सर्न से नहीं आएगा, सी से आप कुछ सोच रहे हैं ना, क्योंकि उनका नाम सब जानते हैं, नीमेरो प्रीवी, तो इस तरह करके रहता, उनका लैंग्वेज अलग है इंग्लिश से, लेकिन फिर भी वो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अपने लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, हमारे जैसा नहीं कि जो भी विरासत में मिला बस उसी को पकड़ लिया, है ना। इंग्लिश के साथ तो खैर बहुत ज़्यादा प्रेम है भारतीयों का। जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनका ज़बरदस्त है कि वो भाई भाई में आपस में बात करेंगे, यो मैन हाउ आर यू, इंग्लिश में। और जो हिंदी भाषी वाले हैं उन्होंने इंग्लिश के साथ सही ट्रीटमेंट किया है। जैसे एक गेम होता था, कितने लोगों ने खेला है? खेला सब ने होगा। अब मैं बोलता हूँ, आप इस गेम को आसपास के नाम से जानते हैं, धप्पा, समझ गए? देख, गेम का नाम आई स्पाई है, लेकिन आप आई स्पाइस बोलते, ले कभी आई स्पाइस भी बोल दिया। तो अंग्रेजी के साथ सही ट्रीटमेंट हिंदी भाषियों ने ही किया है। अंग्रेजों को ये बताया तेरी भाषा के साथ हम वो करेंगे जो तुमने हमारे देश के साथ किया, है ना, बदला। कहने का मतलब, आप जैसे आपकी भाषा है, आपका अपना कल्चर है, इस कल्चर को छोड़ के आप पूरा तो ऐसे नहीं अपना सकते। 2000 सन 2000 तक की बात कर रहा हूँ, मतलब 1-2 साल पहले पार्लियामेंट में बजट पेश होता था शाम 5 बजे। मालूम है क्यों? अंग्रेज करते थे इसलिए, क्योंकि उस समय लंदन में 11 बजते थे। इन लोगों को आज़ादी के 50 साल बाद समझ में आया, ओ अच्छा, तब इन्होंने टाइम चेंज किया। तो स्थिति ये है। आज भी अगर हाउस का अगर प्रोसीडिंग देखते होंगे तो दोज हु आर इन फेवर से आईज एंड दोज हु आर नॉट इन फेवर से नोज। आई का मतलब होता है यस और नोज का मतलब नो, स्वीडिश लैंग्वेज में। वो परंपरा आज भी कायम है, आईज और नोज। अब इंडियन क्या सोचते हैं, आई और नोज काहे बोल रहे हैं? क्योंकि आप तो उतनी वो सब नहीं जानते ना। कॉमन लोग क्या सोचेंगे कि क्यों इस तरह का बोल रहे हैं, तो हम उस परंपरा को पूर्ण रूपेण अपनाते हैं। ऐसा आपको इसलिए बोला गया क्योंकि सर्न देख के आप कंफ्यूज हो रहे थे। सर्न का फुल फॉर्म उनकी यूरोपियन लैंग्वेज में है ना, तो उसका इंग्लिश वर्जन यही है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है जी, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए। इसमें ही पाया जाता है, 1954 में इसको स्थापित किया गया था और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इसी का हिस्सा है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वो एक्सेलरेटर है जिसने बिग बैंग को सत्यापित किया था। बिग बैंग आपको याद होगा, अंतरिक्ष पहले एक छोटा सा गोला हुआ करता था जो आज फट कर इतना बड़ा हो गया,
है ना, जिसमें आप हैं, हम हैं और सब कुछ समावेशित है। क्लैरिटी है इस बात को? तो इस बिग बैंग का सत्यापन किया गया था इसी लैब में। यह विश्व की सबसे बड़ी वेधशाला है जिसका स्थापन 1954 में हुआ था। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इसी का हिस्सा है। ये एक तरह का पार्टिकल एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेटर का मतलब जो गति को बढ़ा दे। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है? पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो मान लीजिए इसे शुरू हुआ, इसकी गति थी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3-4 बार घुमाएगा 25 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो इसीलिए उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। आपको लग रहा होगा ये बस इतने एरिया में होगा, नहीं, किलोमीटर में फैले होते हैं ये सब, यानी एक एक्सेलरेटर काफी बड़े एरिया में फैले होते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात को? ये उतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो लिखिए इसके बारे में। सन 1954 में स्थापित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सर्न का ही एक हिस्सा है। सर्न ऊपर लिखा हुआ है यार, हिंदी में सर्न को ऐसे लिख देते हैं, दोनों एक ही चीज है। सर्न का ही हिस्सा है। अब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में लिखिए 2-3 लाइनें। यह विश्व की सबसे बड़ी मशीन एवं एनर्जी पार्टिकल यानी ऊर्जा कण, एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर है। विश्व की सबसे बड़ी मशीन एवं एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर है। लिखा हुआ है पार्टिकल एक्सेलरेटर, वही एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसका उद्देश्य हिग्स बोसॉन को सत्यापित करना है। इसका उद्देश्य हिग्स बोसॉन थ्योरी जो थी, हिग्स बोसॉन को सत्यापित करना है। ऐ खुदा, हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। मैं अपने लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग हिग्स बोसॉन भी इस प्रकार देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल दोबारा बोल, लिख। ये सब भी भूल गए। चलिए शुक्र है, रिवाइज कीजिए, ये अच्छी स्थिति नहीं है, इतना ज्यादा भी भूलना नहीं। 1-2 बातें भूल गए चलो, प्रतिता भी भूल गए चलो, कोई बात। अब हिग्स बोसॉन भी याद नहीं आ रहा था तो दिक्कत की बात है। फिर तो आपने साइंस को एकदम छोड़ ही दिया, फेंक दिया जाकर कूड़े करकट में। यकीन मानिए, भले इस बार 6 क्वेश्चन आए, अगली बार 10 आ गए तो क्या करोगे? इतना भी नेग्लेक्ट करना ठीक नहीं है सब्जेक्ट को, थोड़ा सा पढ़िए उसको, समय है अभी बहुत ज़्यादा। एक बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, चीज़ें याद में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं। लेकिन इतना भूलेंगे तो मुझे भी थोड़ी सी निराशा होगी ना, कि आखिरी क्लास में पूरा ब्लैंक हो गए आप लोग। आइए, LIGO एक्सपेरिमेंट्स, लेजर इंफरोमीटर एंड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। आपको याद होगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था।
और आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आपको कुछ भी याद नहीं है। फिर मैंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का मतलब होता है बिस्तर पे पड़ी हुई सिलवटें, है ना। जब कोई हल्की घटना होती है, जैसे आप बैठे हुए हैं, तो सिलवटें बड़ी कमज़ोर होती हैं, माँ को पता भी नहीं चलता। और अगर आपने उस पर द ग्रेट खली और अंडरटेकर की लड़ाई की है, तो सिलवटें इतनी व्यापक बनती हैं कि उसका पता चल जाता है। यही बनी हुई सिलवटें ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल से टकरा रहा है, तो उस स्थिति में स्पेस टाइम की चादर थोड़ी ज़्यादा वक्र हो जाती है, यानी ज़्यादा उस पर सिलवटें आती हैं। वही सिलवटें गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहलाती हैं। आइंस्टीन ने इन तरंगों के बारे में 1912 में बताया था और 1915 में इसको प्रूव किया था पेन पेपर पे। और ठीक 100 साल बाद 2015 में इस वेधशाला ने इन तरंगों का पता लगाया था। तो जब ऐसा पता लगाया तो विश्व में बाकी देश ने बोला हम भी अपनी अपनी वेधशाला खोलेंगे, हम भी पता लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण तरंगों का। जैसे वर्गो, ये इटली की गुरुत्वाकर्षण तरंग की वेधशाला है, ठीक है। जियो 600 जर्मनी की, इंडिगो भारत की, कागरा जापान की, इलिसा इवॉल्व लिसा ये यूरोपियन यूनियन की। तो लिख लीजिए इसके बारे में, लीगो के बारे में। इसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया जाना है। दो 2015 में लीगो द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया। लीगो द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया। लीगो जैसी विश्व में अन्य वेधशाला निम्नवत हैं। लीगो जैसी विश्व में अन्य वेधशालाएं निम्नवत हैं। छाप लीजिए। इन सब का भी काम वही है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। तो ये अभी सब डेवलपिंग स्टेज में है, कुछ कुछ डेवलप हो गए हैं, जैसे इलिसा डेवलप्ड है, भारत इंडिगो बना रहा। ये इंडिगो एयरलाइंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेशन, ये फुल फॉर्म है इसका। लिख लिया। अगला है ट्विन इंडियन बीम लाइन। हेडिंग दे लीजिए ट्विन इंडियन बीम लाइन। यह क्वांटम संचार को बढ़ावा देता है। मेरे दोस्त, क्या आपको क्वांटम संचार याद है? क्वांटम याद है? एंटेंगलमेंट, जुड़वा। अगर एक पे यहां असर होगा तो दूसरे पे अपने आप उधर असर हो जाएगा, राइट, भले वो कितने भी प्रकाश वर्ष दूर हो। तो मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री कुछ बात करना चाहते हैं गुप्त रूप से,
इशारों इशारों में, है ना। तो दोनों ने क्या किया, एक फोटोन वहां और एक फोटोन यहां, दोनों को इंटेंगल कर दिया क्वांटम में। तो यहां पर एक का असर होगा तो दूसरे पे असर वहां पे अपने आप हो जाएगा। राष्ट्रपति साहब, है ना, ऐसे बोलेंगे तो अपनी बात वहां तक पहुंच जाएगी। बीच में कोई सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोडेड लैंग्वेज में। यानी क्वांटम संचार, त्वरित संदेश भी जाएगा और एकदम सुरक्षित रूप से। तो उसी के लिए ट्यूब इंडियन बीम लाइन है, ठीक है। लिखिए, यह क्वांटम संचार को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग है। क्वांटम भी लिख दूं? क्वांटम संचार को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग है। यह फोटोन के दो बीम को, यानी दो किरण को, यह फोटोन, फोटोन का मतलब प्रकाश, वो भी याद है या भूल गए? फोर्स कैरियर में पढ़ाया था। यह फोटोन के दो बीम को एंटेंगलमेंट अवस्था में, एंटेंगलमेंट अवस्था में उत्पादित करता है। एंटेंगलमेंट अवस्था में उत्पादित करता है। यह सुरक्षित संचार को बढ़ावा देने, यह सुरक्षित संचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। थर्टी मीटर टेलीस्कोप। हर टेलीस्कोप के आगे एक दर्पण लगा होता है। अब हम एक ऐसा टेलीस्कोप बना रहे हैं जिसका व्यास 30 मीटर का है, शीशे का व्यास, दर्पण का व्यास। तो आपकी जानकारी के लिए, ये आपकी आकाश गंगा के बाहर के भी ग्रह को देख सकता है और उस पर जीवन के निशान का पता लगाया जा सकता है। क्यों? उस पर मीथेन इत्यादि जैसी गैस होगी तो उसके लक्षण अलग होंगे। मीथेन होने का मतलब उस पर जीवन कभी ना कभी था। जैसे भैंस, गाय इत्यादि जो पॉटी करते हैं, और आप अगर उस इलाके से गुजरे तो आपको जो भीनी भीनी खुशबू आती है वो कुछ और नहीं, मीथेन है। यानी सड़ने के बाद वो मीथेन बनता है, राइट। तो मीथेन जीवन का एक निशान है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ भी कोई जीव अगर होंगे पहले, तो उनके मल इत्यादि से, सड़न से मीथेन बना होगा, जो उस ग्रीन हाउस गैस है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जल्दी किसी ग्रह को छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको गर्म करने में वहाँ मज़ा आता है ना। आप भी देखेंगे सब आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन जो कान भरने वाला वो जल्दी नहीं छोड़ता जब तक आप ना भगाओ, क्योंकि ऐसे लोगों को चुगली करने के बाद ही खाना पचता है। डाइजेस्टिव चूरन है उनका, ठीक है। तो 30 मीटर टेलीस्कोप में व्यास जो होता है 30 मीटर का होता है, और ये आपकी आकाश गंगाओं से परे ग्रह पर जीवन की खोज करेगा, ठीक है। लिखिए इसको। इस टेलीस्कोप के दर्पण का व्यास 30 मीटर है। इस टेलीस्कोप के दर्पण का व्यास 30 मीटर है। यह विश्व का दृश्य प्रकाश आधारित सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। दृश्य प्रकाश आधारित सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। यह हबल स्पेस टेलीस्कोप से, यह हबल स्पेस टेलीस्कोप से 12 गुना अधिक
संवेदनशील होगा। बारह गुना अधिक संवेदनशील होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी मदद से बाह्य ग्रहों की खोज की जा सकती है। बाह्य ग्रहों की खोज की जा सकती है और साथ ही उन ग्रहों के वायुमंडल में और साथ ही उन ग्रहों के वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प, साथ ही उन ग्रहों के वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प और मीथेन का पता लगाया जा सकता है। जलवाष्प और मीथेन का पता लगाया जा सकता है जो जीवन के संकेत हो सकते हैं। जो जीवन के संकेत हो सकते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन, ब्लैक होल का अध्ययन इस टेलीस्कोप का अगला चरण है। ब्लैक होल का अध्ययन इस टेलीस्कोप का अगला चरण है। ध्रुवीय अनुसंधान। ध्रुव पे अनुसंधान क्यों करते हैं? इतनी ठंडी जगह पे इग्लू में जाकर रहने का मन करता है इसलिए। अरे थोड़ा जोर से बोलिए। जलवायु समान रहता है इसलिए, जलवायु परिवर्तन समझने के लिए। आप यहाँ पर जैसे होता है ना कि आप यहाँ पर अगर एक करते हो तो ज़्यादा दूसरे को तकलीफ होती है, ऐसा कुछ होता है कभी कभी। जैसे आप प्रीलिम्स निकालते हो तो चाचा जी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मेंस निकालने के बाद उनको चक्कर होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, और सिलेक्शन के बाद सीधे अस्पताल। यानी आपके द्वारा किए गए प्रयोग उन पे कुछ ज़्यादा ही प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। तो उसी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों पर किया गया प्रदूषण या अन्य एक्सपेरिमेंट ध्रुवीय क्षेत्रों पर ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी अगर आपके यहाँ उसका प्रभाव 1 यूनिट है तो वहाँ पर उसका प्रभाव 1.5 यूनिट से 2 यूनिट होगा। इस प्रक्रिया को पोलर एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। ध्रुवीय संवर्धन यानी ध्रुव के क्षेत्रों में आपके द्वारा फैलाया गया प्रदूषण ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ की चादर से ढका हुआ है तो बहुत ज़्यादा सूर्य की ऊष्मा को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, एल्बिडो इफेक्ट ज़्यादा है। लगभग 98% सूर्य की रोशनी को बाय बाय कर देता है, तो धरती का तापमान भी अनुकूलित रहता है। अभी आप देख रहे हैं रात के समय भी गर्मी नहीं जा रही है। तो स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम लोग अब क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं और उसके बाद भी सुधरने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन का यही कारण है। मान लीजिए कि ध्रुव की बर्फ पिघलती है, तो बर्फ पिघलने के बाद क्या होगा? महासागर का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, तो अधिकांश जगह जलमग्न हो जाएंगे, छोटे टापू तो समाप्त हो जाएंगे। यही मालदीव वगैरह फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे हनीमून मना लेना, यहीं पे रहेगा, क्योंकि पानी तो इतना ऊपर पहुंच ही जाएगा। आपको कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी? कहीं नहीं जा सकते, सारा जगह ही खत्म होने लगे, राइट। उसके अलावा वो परमाफ्रॉस्ट है, उस बर्फ के अंदर आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले जब पहली क्लाइमेट चेंज हुआ होगा
प्री कैम्बियन एरा वगैरह जो आते रहते थे, है ना, तो बहुत सारे खतरनाक बैक्टीरिया इत्यादि उसके अंदर अभी सुसुप्त है। वायरस जैसे ही हटेगा, वायरस दोबारा किसी में गया, जीवित हो गया, पता चला कोरोना से ज़्यादा डेंजर हो गया। तो अगर बचना चाहते हैं तो प्रकृति का सम्मान करें। तो हम इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्रों को पढ़ने में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, भारत सरकार, हेडक्वार्टर गोवा में है। लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं अच्छे से, है ना। गोवा में रिसर्च क्या करेंगे? रिसर्च करना है चेन्नई में रखो, गर्मी में मर के हुए रिसर्च करेगा। गोवा में क्या करेगा? वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो गोवा इत्यादि में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम है जो भी ध्रुवीय अनुसंधान वाली चीजें होती हैं उसको लॉजिस्टिक प्रदान करना, यानी रसद सहायता इत्यादि। लिख लीजिए इसके बारे में, हेडिंग दीजिए, राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस। स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। यह गोवा में स्थित है। जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र में, ध्रुवीय और दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों, रसद सहायता, रसद लॉजिस्टिक्स, सहायता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। अब यहां देखिए कि आर्कटिक पे हमारे स्टेशन होते हैं, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक में। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा हिमाद्री है, और दक्षिणी में भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री अब सेवा में नहीं है। ठीक है, पता है ना, आपके रिसर्च स्टेशन के नाम है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, वो सब नाम है, आपको कहीं काम ही आ जाएगा। दूसरा पीपीटी नहीं डलवा है, यहां नहीं डलवा है। हो गया, नोटेड।
इस पे एक ही डाला है, डलवा दो। क्या उत्तर होगा? देखो अब मैंने पढ़ा दिया, यूपीएससी ने ऐसा पूछा, और यकीन मानिए मैंने पढ़ाया था और यूपीएससी ने फिर भी ऐसा ही पूछा। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रयोग में 3 अंतरिक्ष यान, बाप रे, एक समबाहु त्रिभुज के आकार में उड़ान भरता है, 1 मिलियन किलोमीटर लंबा होता है, जिसमें शिल्प के भी चमकने वाले लेजर। मैंने क्या बोला था कि जो भी एक्सेलरेटर इत्यादि हैं कई किलोमीटर लंबे हैं, इतना तो आपको बोला था, राइट? तो बोला अंतरिक्ष यान है समद्विबाहु त्रिभुज के आकार में से। देखिए आप याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाया इसमें, जैसे वायर, वायर 2 80 ये सब के आसपास, ठीक है, 84-87 में एक मिशन था नासा के द्वारा छोड़ा गया, जो आपके इंटरस्टेलर को क्रॉस कर चुका है 2-3 साल पहले। इंटरस्टेलर याद है? अंतरतारकीय माध्यम, हेलियोस्फीयर और हाइड्रोजन वॉल। हेलियोस्फीयर सूर्य से निर्गत सौर पवनें एक निश्चित स्थान तक ही जाती हैं जहां तक छठ पूजा होती थी। फिर हाइड्रोजन का एक दीवार आता था, उसके आर पार वो नहीं जा पाती थी, पूरा ब्लैंक हो गए, तो इंटरस्टेलर को क्रॉस किया है। ई लीसा आपको पढ़ा दिया था। ई लीसा जो होता है, अगर हम मान लीजिए किसी को अंतरिक्ष में रखेंगे तो हमारा पर्पस क्या उसको फाइंड करना होगा? गुरुत्वाकर्षण तरंगों को। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों को फाइंड करने के लिए यूरोप का कौन सा मिशन है? ई लीसा। ठीक है, तो बस यही है, एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन लिख के आपको बस कंफ्यूज किया गया। ठीक है, स्थिति थोड़ी सी दयनीय है आप लोगों की, आप लोग सब कुछ भूल चुके हैं ऐसा ज्ञात हो रहा है। खैर, इस प्रकार आपका जो भी टेक्निकल पार्ट होता है सिलेबस का वो समाप्त हो चुका है। एक टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक का हैंडआउट आपको अपलोड करा दिया गया है। ठीक है, यानी नोट्स आपको अपलोड करा दिया गया है। अब जो मैं डिस्कशन करूंगा, आप डिस्कशन में बोर्ड पे जो डायग्राम वगैरह जो मुझे ड्रॉ करना होगा, आपको लिखने की इच्छा है लिखिए, वरना कहानी सुनिए, क्योंकि वो आपको दे दिया गया। ठीक है, इसमें यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या क्या दिया है, किसको? विश्व को या विज्ञान के जगत को। तो प्राचीन भारत में आपको पता ही है, जीरो का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। किन्होंने किया था? भास्कर वन, भास्कराचार्य जिसको आप कहते हैं। सुश्रुत क्या करते थे? चिकित्सा। मोतियाबिंद की चिकित्सा तक उनको पता थी। मोतियाबिंद जानते हैं ना, कैटरेक्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने भी बहुत कुछ बताया, पृथ्वी की पूरी जो है गोलाई बता दी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बता दी, चांद की दूरी बता दी, और बाद में जब सब कैलकुलेशन हुआ बोला बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो प्राचीन भारत में हमारा इस प्रकार था, लेकिन हमें मॉडर्न इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो मॉडर्न इंडिया के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र को क्या क्या दिया। शुरुआत करते हैं भौतिकी से। तो भौतिकी में हमारे पास है सीवी रमन, नाम सुना होगा आपने। 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये पहले गैर एशियाई थे, मतलब गैर गोरे कह लो, गैर यूरोपीय थे, मतलब पहले एशियाई थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में या भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, डॉक्टर सीवी रमन। तो फिजिक्स के क्षेत्र में देखिए हम सीवी रमन, चंद्रशेखर, सत्येंद्र नाथ बोस और जगदीश चंद्र बोस के बारे में देखेंगे। ठीक है जी, कहानी सुनते जाइए। शुरुआत करते हैं सीवी रमन से। ये सीवी रमन थे, इन्हें दिया गया था रमन प्रभाव के कारण।
इन्हीं का स्पेक्ट्रोमीटर है, रमन स्पेक्ट्रोमीटर, जो चंद्रयान के साथ भेजा गया था पता लगाने के लिए, और इसने ही पता लगाया था न्यू स्पिन रिच रॉक, एक विशेष प्रकार की चट्टान जो वहां पाई गई थी, उसका नाम रखा गया था न्यू स्पिन रिच रॉक। आपको चंद्रयान खोलिएगा, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी, जो चीजें आप तक हैं वो ही आपकी हैं। आपको पता है, जो व्यक्ति आपको पढ़ाने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति जो आप पढ़ते हैं, इसमें गिव एंड टेक वाली बात होती है। जैसे हर कुछ है, अपना है, सर्विस आपकी भी पेड है, कोई भी पेड होता है, राइट, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा उपहार, आप यकीन मानिए, जो व्यक्ति पढ़ाता है उसको वही मिलता है जब आप में से कोई एग्ज़ाम निकालता है, और एग्ज़ाम निकालने के बाद कोई अगर ये बोल दे कि नहीं, उन्होंने जो पढ़ाया उसका मुझे हेल्प आया, तो उससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग भी उस पैमाने पे खरे उतरें। अगर पढ़ाया हुआ आपको कुछ याद नहीं है तो स्वाभाविक है कि मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं परशुराम टाइप गुरु नहीं हूँ जो अपने शिष्य को ही बोल दिया कि भाई भूल जाएगा तो जब तुझे सबसे ज़्यादा जरूरत होगी। मैं चाहूँगा कि आप अर्जुन जैसा रहें कि आपको सब कुछ याद रहे, और जहाँ पे भी आपको अपनी विद्या का उपयोग करने का वक्त है आप सही तरीके से करें और उन बाधाओं को पार करते हुए एग्ज़ाम को निकालें। ठीक है, इसके लिए रिवीजन एक बहुत बड़ा हथियार होता है। आप रिवीजन के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया में सबसे तेज से तेज दिमाग वाले व्यक्ति को भी बार बार चीज़ों का अवलोकन करना पड़ता है ताकि वो उसको दिमाग में रख पाए। आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं रिवाइज करेंगे, चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है, हमेशा सबके साथ होता है, ये आप नहीं है, मतलब ये वैश्विक स्तर पे सबके साथ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता, राइट? तो आपकी याददाश्त तभी होती है, जैसे एक बच्चा होता है, उससे पूछते हैं पापा का नाम बताओ तो कुछ बोल देता है, फिर दादा का नाम बताओ, शुरू में कंफ्यूज होकर इधर उधर करता है, दिन भर उससे पूछते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, उसको याद हो जाता है, दिमाग में छप जाती हैं चीज़ें। आपको भी अगर इतनी सारी चीज़ें छपवानी है तो स्वाभाविक है उसको रिवाइज तो करना पड़ेगा। पॉलिटी 6-7 बार पढ़नी पड़ेगी, साइंस को भी 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर को भी पढ़ना पड़ेगा। 1-2 बार पढ़ के अगर आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ आपकी हो जाए तो वो नहीं हो सकती। ठीक है, आप भूल गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास जरूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग प्रयास करके पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदी माध्यम का इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि हिंदी इसी प्रकार फिर से विजयी पताका लगाता रहेगा, तो उसमें आप सभी की अहम भूमिका होगी, है ना। दूसरा अटेम्प्ट है, किसी का पहला ही अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इस बार नहीं दिया होगा, पढ़ाई कंप्लीट हो नहीं पाई थी, तो रिवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं वापस। तो रमन प्रभाव के बारे में सब कुछ आप लोग भूल गए हैं, तो थोड़ा सा ऐसे, इतना सा दुख है, इतना सा दुख ज्यादा है वो, दिख इतना घटिया पढ़ाया मैंने। अब बल्कि मैं तो इसमें वो चेहरे देख रहा हूं कि जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता था तो वो जवाब देते थे, इनमें से आप भी थे, और आप भी पूरा ब्लैंक जा रहे हैं, आप भी ब्लैंक जा रहे हैं। तो कुछ चेहरे हैं कि वो दिखते हैं, कुछ चेहरे याद रह जाते हैं। यकीन मानिए 6 महीने बाद वो भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतने ज्यादा चेहरे देखते हैं, कितना चेहरा याद रख, लेकिन फिर भी याद रखेंगे आप, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज कीजिएगा, सब याद आ जाएगा। आप दुखी रहने से कुछ होना नहीं है, रिवाइज कर लीजिए, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सीवी रमन के बारे में आते हैं। आसमान नीला क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। आपको मैं आज 2 स्कैटरिंग बताता हूं, एक रेले स्कैटरिंग, एक रमन स्कैटरिंग। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक पानी का ग्लास है, और इस पानी के ग्लास में कुछ चीजें मिलाई हुई है। यहां से मैं लाल रंग को छोड़ रहा हूं, और इस तरफ से लाल रंग की ही किरण निकल रही है। दूसरे वाले में मैं लाल रंग को छोड़ रहा हूं, और इस तरफ से मान लीजिए गुलाबी किरण निकल रही है। ये वाली कहलाती है रेले स्कैटरिंग।
हिंदी में इसको बहुत छोटा लिखते हैं रिले, और नीचे वाले कहते हैं रमन स्कैटरिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 99% किरणें रिले स्कैटरिंग को फॉलो करती हैं, मात्र 1% किरणें रमन स्कैटरिंग को फॉलो करती हैं। रमन ने 1% के बारे में पता लगाया था, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है, प्रकाश को जहां देखा उसके बाद, है ना, मोहल्ले के वो लड़के का एग्जाम्पल दिया था कि जब तक विवाह नहीं होता तब तक बनते नहीं, वैसा ही। तो ये मान लीजिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहां होता है भाई साहब, यहां इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? चलिए, इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए लाल रंग मिलता है। लाल रंग मिलने का मतलब अवशोषित कर लिया ऊर्जा, तो अपनी कक्षा छोड़ देगा? नहीं। अरे आपको पैसे मिल जाएंगे, थोड़ी झोपड़ी में रहोगे, अच्छी जगह रहने तो जाओगे। चला गया ये इस कक्षा में। इस कक्षा में दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है, वो क्या बोलेगा? मेरी प्राइवेसी खराब हो रही, निकलो इधर से। अब इलेक्ट्रॉन अगर स्वाभिमानी होगा तो वापस अपनी कक्षा में चला आएगा। तो इसने लाल रंग को अवशोषित किया था, तो लाल रंग को छोड़ेगा, राइट। लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा ढीठ किस्म का रहा, पहले इस कक्षा में आया, इस कक्षा में आया तो पहले पीला रंग छोड़ा, उसके बाद नीचे वाली कक्षा में आया तो जो थोड़ा सा बच गया उस रंग को छोड़ा। तो ये जो लाल छोड़ रहा है यही है आपका रिले स्कैटरिंग, और ये दो रंग जो अलग अलग छोड़ा है ये आपका रमन स्कैटरिंग। यानी अगर जितनी ऊर्जा अवशोषित की उतनी को एक बार में ही छोड़ दिया तो ये रमन स्कैटरिंग। जितनी ऊर्जा अवशोषित की उसको बारी बारी से छोड़ा तो ये रमन स्कैटरिंग, है ना। अगर 100 यूनिट मिले, 100 यूनिट को एक बार फेंक दिया तो रिले स्कैटरिंग, 100 यूनिट को 80 यूनिट और 20 यूनिट करके फेंका तो रमन स्कैटरिंग। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनके लिए आखिरी प्रयास, इसके बाद खुद समझते रहना। आपके पिताजी ने आपको दिए 1000 रुपए 10वीं क्लास में, 1000 रुपए दिए पिताजी ने आपको, आप चले गए रेस्टोरेंट, ठीक है। यहाँ 900 रुपए का आपने खाना खाया दोस्तों के साथ बैठ के, 100 रुपए आपके ओला उबर में खर्च हुए, है ना, आने जाने में। पिताजी ने कितने दिए थे? कितने खर्च किए आपने? ये आपका रिले स्कैटरिंग। अब पिताजी दिल्ली आए, आपको यूपीएससी की तैयारी करते देखे, फिर से आपको 1000 रुपए दिए। आप फिर से रेस्टोरेंट में गए, यहां आपने 900 रुपए का सोमरस पी लिया, और अगर आप घर जाएंगे तो आपको पता है कि जिस 1000 रुपए दिया वो 1000 चप्पल मार के निकालेगा, तब तक मारेगा जब तक दोनों चप्पल जो है पेपर में ना बदल जाए, है ना, पता है आपको। आपने सोचा कि अब बचने का एक ही तरीका, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। अपने दोस्त को फोन लगाया, दोस्त, आप उसके डेरे पे चले गए, दोनों ने डैडी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, बोला डैडी आज साइंस वाला टीचर आया था, आया 2 महीने बाद, समझ में कुछ आ नहीं रहा था, पढ़ाया क्या भगवान मालिक, इसका साइंस बैकग्राउंड है, मुझे कंबाइंड स्टडी करनी है। आपके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। यूपीएससी मटेरियल, पार्टी करने के बाद भी पढ़ाई करने की सोच रहा, पक्का आईएएस बनेगा, है ना। आपने ओला उबर में 70 रुपए खर्च किए, कितने खर्च हुए? अगले 30 रुपए अगले दिन घर आने के बाद खर्च करेंगे, तब जाके 1000, यानी चरणों में खत्म हुआ। यह है आपका रमन स्कैटरिंग, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो कल देख लेना लेक्चर, ठीक है आप लोग। तो रिले और रमन स्कैटरिंग समझ गए आप? तो प्रकृति में ऐसा ही होता है,
प्रकृति में कभी भी प्रकीर्णन होता है, यानी कि किरणें आती हैं तो एक कण द्वारा अवशोषित की जाती है और फिर उसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है। तो जिस रंग की किरण को अवशोषित किया है उसी को उत्सर्जित किया तो रेले स्कैटरिंग। जिस रंग की किरण को अवशोषित किया उसके विपरीत कलर कर रहा है तो वो रमन स्कैटरिंग। समझ गए बात को? ठीक है। अब इसका फायदा किस प्रकार होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे तंजौर पेंटिंग, नाम सुना है आपने? तंजौर पेंटिंग सोने से बना होता है, एकदम जीआई टैग, एकदम सोने के, एकदम ऐसे करके आपको ला के दिखाएंगे, ये देखिए सोने का। आपने बोला ले लेते हैं, अब पीतल बेच दिया। अभी तो आपको पता ही है एक जगह पीतल ही मिल रहा, पहले बोल रहे थे सोना से ही, मालूम है ना आपको? खैर भगवान मालिक। तो यहाँ पे मान लीजिए सोना है, ऐसा देखा गया कि सोने पे अगर लाल रंग छोड़ा जा रहा है तो रमन में सोना हमेशा उसमें ब्लू रंग छोड़ता है। यानी पीतल भी अगर होगा तो लाल छोड़ोगे तो क्या वो ब्लू छोड़ेगा? नहीं, कोई और रंग छोड़ेगा। यानी सोना कहीं पर भी रख दो, अगर वो लाल रंग अवशोषित करके ब्लू रंग छोड़ रहा है रमन में, तो स्वाभाविक है कि सोना अंटार्कटिका में हो, यूरोप में हो या 20,000 साल पुराना हो, वो हमेशा ऐसा ही करेगा। लेकिन अगर पीतल होगा तो कोई और रंग छोड़ेगा, और जैसे ही कोई और रंग छोड़ेगा तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें मामू बनाया जा रहा है। क्योंकि रेड पे रेड छोड़ेगा वो तो कॉमन है। 1% किरण ऐसी होगी जो विपरीत होगी। रमन में यही है ना भाई साहब, कि लाल छोड़ेगा तो 99% लाल ही छूटेगा, 1% दूसरा रंग। तो सोने में मान लीजिए कि ब्लू आ रहा है तो हमेशा सोने में ब्लू वाला ही दूसरा रंग होगा। पीतल होगा तो स्वाभाविक है कि दूसरा रंग आ जाएगा, तो पकड़े जाएंगे। बेवकूफ बना रहा था, है ना? क्या हाँ या ना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसी प्रकार पता लगाते हैं। ठीक है, तो रमन भाई साहब ने ये आपको देखेगा। ठीक है, बढ़े आगे। लिखने की जरूरत नहीं है ना? सुब्रमण्यम चंद्रशेखरा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीवी रमन के अपने भतीजे, बताया था आपको। इन्होंने क्या दिया था? ये तारा वो तारा हर तारा मरेगा एक दिन, कभी श्वेतवामन की मौत, कभी न्यूट्रॉन तारे की मौत और कभी ब्लैक होल की मौत। अगर उसका द्रव्यमान 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से कम हो तो वो बनेगा श्वेतवामन की मौत। 1.44 सूर्य के द्रव्यमान और 3 गुना सूर्य के द्रव्यमान के बीच में हो तो न्यूट्रॉन तारे की मौत, और उससे बड़ा तो ब्लैक होल की मौत। इन सब के बारे में इन्होंने बताया, इन्हें भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। पढ़ा चुका हूं ये। दादा को देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस। दादा का थ्योरी पढ़ के बहुत कोई ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, मगर दादा को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। दादा का मुंह देख के रिजेक्ट कर देते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। दादा ने लिखा आइंस्टीन बोस कंडेंसेट, ऐसे पेपर लिया फेंक दिया डस्टबिन में। आइंस्टीन को लिखा कि आप बहुत ज़्यादा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह लिख रहे हैं। आइंस्टीन ने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, इसको पब्लिश करवाओ। तो बोला भेजा था पब्लिश करने, डस्टबिन में फेंक दिया। आइंस्टीन ने इनके अंदर की प्रतिभा को पहचाना और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया। अपना नाम पहले नहीं लगाया, आइंस्टीन बोस कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और आपको पता है वो पदार्थ की 5वीं अवस्था है, दादा की खोज। हिग्स बोसोन आपको याद होगा, हिग्स बोसोन थ्योरी, अंतरिक्ष जो ब्लास्ट करके इतना बन रहा है। दादा का नाम बोसोन लेके देखो नोबेल प्राइज जीत लिया, दादा को नहीं मिला। बोसोन, फोर्स कैरियर याद है आपको, उसी को बोसोन कहते हैं। फोर्स कैरियर याद है ना? फोटोन, ग्रेविटॉन, ग्लूऑन, WNZ।
4 किस्म के फोर्स होते थे, स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन, और सबका एक फोर्स कैरियर होता था कुछ कुछ, तो वही फोर्स कैरियर बोसॉन कहलाता है। दादा ने ढूंढा, दादा ने बहुत कुछ दिया फिजिक्स को, लेकिन दादा को फिजिक्स ने कुछ नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति अपने आप के व्यक्तित्व में बहुत धनी हैं, जिनके प्रयोग से विज्ञान विकसित हो सका, जिनके प्रयोग से बाकी लोगों ने प्रेरणा ली और आगे बढ़े। ऐसे लोग माइलस्टोन जाने जाते हैं। भले सत्येंद्रनाथ बोस नोबेल प्राइज से सम्मानित ना किए गए हों, मगर इनका कद विज्ञान में उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। दुर्भाग्य विज्ञान का है कि इनको सम्मानित नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ही पता किया गर्म पानी के कुंड में हीलियम मिलता है। इन्होंने ये भी पता किया कि गर्म पानी का कुंड होगा, उसमें हीलियम मिलेगा। ये सारी चीजें आपके हैंडआउट में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बस आपको बस बता दे रहा हूं, समझ गए बात को? चलिए, हमारे यहां दिक्कत है पेटेंट नहीं करवाने की। आपको कॉपीराइट पेटेंट में बताया हुआ है। पोयम लिखा, आपने रूममेट को सुनाया, रूममेट ने जाके उसको सुना दिया, वो उसके साथ सेट हो गई। बताया हुआ है आपको, कितनी दिक्कत हो जाती है बताओ। आप प्रूफ भी नहीं कर पाते कि प्रिय ये तो मैंने लिखा था, उसने रट्टा लगा लिया बस, है ना। अब प्रूफ कैसे होगा? आपने पहले पेटेंट नहीं कराया। अगर वही जाके अपने 4 दोस्तों में पेटेंट करा लिया होता, देख मेरा है, तो कुछ बात होती, है ना। जगदीश चंद्र बोस ये बायोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट दोनों थे। इन्होंने क्या किया, रेडियो तरंग से सबसे पहले सूचना का आदान प्रदान होता है, इन्होंने ही प्रूफ किया। मार्कोनी के पहले, मार्कोनी का रेडियो, मार्कोनी रेडियो के रूप में जाने जाते हैं कि रेडियो का आविष्कार किया। क्यों? रेडियो तरंग के माध्यम से उन्हें संदेश का आदान प्रदान किया था। मार्कोनी के प्रयोग से 2 साल पहले जगदीश चंद्र बोस ने कर दिया था, मगर पेटेंट नहीं कराया। यानी जो चीज मार्कोनी के नाम से जाना जाता है वो बोस के नाम से जाना जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वनस्पति से आ रही तरंगों को महसूस किया, उसका पता लगाया और ये कहा कि पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है, इन सब चीजों, बायोफिजिक्स में इनका बहुत योगदान अपूर्णीय है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इन लोगों ने, मगर दिक्कत समझ ही रहे हैं आप क्या है? दिक्कत यही है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको आपको एक ना एक बार करा देना चाहिए। आजकल नहीं देखते आप, गाना किसी का कॉपी कोई और कर लेता। आपको बताया भी होगा, नुसरत फतेह अली खान, जितना बड़ा उनका साइज था, फनकार भी उतने ही बड़े थे। उनका गाना रिमिक्स कर करके लोग अरबपति हो गए और उनको इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन जिसके चाहने वाले होते उनको कुछ होता नहीं, पैसे हो ना हो। लंदन में इलाज चला तो पैसे की कभी कमी नहीं रही। दुनिया भर में जितने चाहने वाले थे, फंडिंग की कभी कमी होने नहीं दी। ठीक है, कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग इज्जत, तो उसमें से वो थे। बोले आपके गाने सबसे अच्छे किसने चोरी किए? बोले अन्नू मलिक ने। डायरेक्ट इंटरव्यू में बोला बहुत लोगों ने चोरी किया, लेकिन सबसे अच्छा उसने चोरी किया। परफेक्ट, समझ रहे? तो ये चीजें हैं, ये भी उसी के शिकार है एक तरह से। ठीक है, आइए केमिस्ट्री। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र, जैसा आप जानते हैं, भारत में गुरु का फटीचर होना आवश्यक है, नहीं तो उसको इज्जत नहीं देते। मतलब गुरु के कपड़े जितने फटे छिटे हो, गुरु जितनी गरीबी में जीते, सुदामा वाला जीवन रहे, तभी वो गुरु है, नहीं तो भाई गुरु है ही नहीं। तो ये बिल्कुल वैसे ही गुरु है। डॉक्टर मेघनाथ साहा और शांति स्वरूप भटनागर, दोनों प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। इनके स्टूडेंट रह चुके हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक इनके स्टूडेंट रहे, इसलिए इनका नाम है आचार्य, इनके नाम के आगे लगा हुआ है। बंगाल केमिकल फैक्ट्री आपको याद होगा, बंग भंग आंदोलन के बीच यही खोलने वाले थे। नाइट्राइट से बहुत प्यार था, बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। कभी नाइट्राइट को पारे में डाल दिया, कभी उसमें डाल दिया, और एक से एक
रसायन का निर्माण इन्होंने किया है। जब भी ये निर्माण करते रहते थे, इनके घर का जो छप्पर उड़ जाता था। इनके घर के छत को कितनी बार मरम्मत कराया गया, बाद में बोले छोड़ दो, ये डेली उड़ा लेते हैं, कितना चंदा हम लोग लाएंगे। बंगाल में आपको पता होगा कि बम बनाने का हब था। बसंत कुमार बिस्वास भी बम फेंके थे, थोड़ा हाइट कम था, सही जगह फेंकते तो लॉर्ड हार्डिंग उसी दिन निपल रहे होते, राइट। भगत सिंह, आपको याद होगा अगर आपने मूवी देखी हो लीजेंड द भगत सिंह, तो बम बना के तरीका पत्रकार लोग में डलवा देते हैं कि पूरा पब्लिक जान जाए बम कैसे है। उनकी टीम में भी जतिन दास वगैरह सब थे, सब बंगाल से। क्यों? बम बनाने का तरीका सबको सिखाने वाले दादा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र, केमिस्ट में एकदम बम बनाने में महारत। इसीलिए आज भी आप देखते हो बंगाल इलेक्शन में 50-50 रुपए में बम बना के फेंक देते। बम ज्यादा महंगा भी नहीं हो आप, है ना? ठीक है। बायोलॉजी, हरगोविंद खुराना। हमारे यहां एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, किसी को कुछ मत दो, कोई फैसिलिटी मत दो, नेग्लेक्ट करो, तौहीन करो, और जब वो चीज जीत जाए तो उसके पीछे ऐसे लग जाओ कि मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा था। निर्लजता की जितनी पराकाष्ठा हम भारतीयों में हो सकती है वो किसी में नहीं हो सकती। ये मैं एकदम दावे के साथ आपको कह सकता। जब कोई वैज्ञानिक आपसे बोलेगा कि हमें लैब के लिए पैसे दो, तो बोला पागल हो गया है ऐसा। फिर वो जब देश छोड़ के चला जाता है, देश की नागरिकता छोड़ के चला जाता है, और जब कुछ कर लेता है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक, छाती चौड़ा हो गया हमारा। जब हरियाणा से कुछ रेसलर मेडल जीत के चली आती हैं, तो देश की बेटी होती है, देश की बेटी नाम किया। और जब वही रेसलर कुछ आरोप लगाती हैं, तो फिर कहा जाता है कि भाई इतना का सरकारी नौकरी मिला, इतना का पैसा मिला, इतना का ही मिला, काहे एक देश का बेटी, और क्यों आप उनको सपोर्ट करें। जिसको कहते हैं ना बिन स्पाइन के लोग, तो वो हम लोग में ही हो सकता है कि जब मौका देखा तो प्रेस कर दिया, और जब उसको जरूरत थी तो भी सब पीछे हट गए, है ना। और बाकी आपके पत्रकार बंधु तो खैर अव्वल दर्जे के हैं, उसमें तो कोई बात है नहीं, और उससे अव्वल दर्जे के हम हैं। क्योंकि जितनी अंधभक्ति से आप किसी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, वो सिस्टम तभी मजबूत होता है। आप हमेशा देखेंगे कि जेएनयू से, यहाँ से, वहाँ से, बहुत जगह से चुपचाप लोगों को उठा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उस पर यूएपीए एक्ट लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है सरकार ने अपनी ताकतों का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट को इतना बोलने में 1.5 साल के आसपास का समय लग जाता है। 1.5 साल में मीडिया उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन कर देता है, और 1.5 साल तक वो जब क्रिमिनल के बीच में एक आपके मेरे जैसा सभ्य आदमी रहेगा, तो उस पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। इस प्रकरण से क्या सीखने को मिलता है? इस प्रकरण से यह सीखने को मिलता है कि दोनों का पर्पस पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी भूमिका निभा दी कि हम संविधान के साथ हैं। समय लगा, उसको छोड़िए, और समय लगने से क्या हो गया, सरकार की मंशा भी पूरी हो गई। हमारे खिलाफ बोलोगे तो काम ऐसा ही होगा, 2 in 1 हो गया। तो कोई क्यों बोलने जाए? अब इतना काट के आप वायरल कर दोगे, अगले दिन मैं जेल में जाऊंगा, है कि नहीं, कि बहुत बोल रहा है। ये स्थिति है। आपको सोचना चाहिए कि आप किस चीज का प्रयोग करते। तो वही हाल है, जब इन्होंने इंदिरा गांधी से मांगा सपोर्ट, और जब विदेश में जाके प्रोटीन संश्लेषण की थ्योरी निकाल दी 3 लोगों के साथ मिलकर। प्रोटीन संश्लेषण पढ़ा चुका हूं आपको, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन संश्लेषण पढ़ा दिया हरगोविंद खुराना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की सरकार की ये स्थिति है, पहले की सरकारों ने भी ऐसा ही किया। और जैसे भारतीय मूल के वैज्ञानिक, क्यों भाई, भारतीय भी हो सकते थे, क्यों आप फैसिलिटी देने से कतराते हो? अभी फिर कोई जीत के चला आएगा, फिर बोलेंगे देश की बेटी, देश का बेटा, और जैसे ही हक मांगने लगे बोला बैठ चुपचाप। ये सब काम नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। रामानुजन, एक फिल्म है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी,
देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है? वो न्यू इन्फिनिटी, एक आदमी जो अनंत तक जानता था, 32 साल की उम्र। ये व्यक्ति नहीं है हमारे बीच। 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह के चले गए। इनको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य बनाया गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुला के पढ़ने का मौका दिया गया। मंदिर में चौक इत्यादि से मंदिर के फर्श पर लिख कर पता नहीं क्या करते थे, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के काम करते थे। आप इनके सामने सवाल रख दो, उत्तर ये लिख देते थे। बोले कहाँ से बनाई है? बोला बस बना दिया, उत्तर यही है। बोला स्टेप, बोला वो नहीं मालूम। आप इक्वेशन लिखो, वो व्यक्ति सिर्फ उत्तर लिखता था, स्टेप्स उसको पता नहीं होते थे। शुरू में तो ये लगता था चोरी करता है या रट्टा मार के आया सब बात, लेकिन जब बाद में देखने लगे तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी इन्होंने सॉल्व कर दिया और डायरेक्ट आंसर लिखते थे। तो इनको फॉर्मल एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ले गए, वहाँ पर उनके हेड थे, यहाँ पर वो सरकारी नौकरी में थे, तो इनको देखा कि ये प्रतिभावान है, अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, तो इनको ले गए थे। फिर इनको टीबी हो गया। टीबी होने का मतलब, तो इनको पता था अब 6 महीने की ज़िंदगी है। तो जाने के पहले अपने उस दोस्त को कहा कि तुम नास्तिक हो मुझे पता है, लेकिन मैं मरने समय तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे पूछते थे ना कि तुम इक्वेशन देखते हो, आंसर तुमको पता होता है, लेकिन कहाँ से बनाते हो ये तुमको नहीं पता होता। तो मैं बस तुमको इतना बोलना चाहता हूँ कि देवी सरस्वती मुझे गाइड करती थी। तो उन्होंने यही बात बोली कि देवी सरस्वती मुझे गाइड करती थी। अब यकीन नहीं, फिल्म में तो यही दिखाया गया है। अब यकीनन कहना मुश्किल है कि किसी में इतनी प्रतिभा, इतनी कूट के भरी हुई थी या क्या था। एक इम्प्रेसिव जो होता है वो आप कह सकते हैं। आज भी उनके द्वारा दिए गए इक्वेशन से ब्लैक होल इत्यादि को समझने में मदद मिलती है, जो व्यक्ति आपके बीच कब का छोड़कर चला गया। इनका जन्मदिन है 22 दिसंबर। उस दिन हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतने अव्वल दर्जे के मैथमेटिशियन आपके बीच थे, ठीक है, इम्प्रेसिव। आइए न्यूक्लियर के क्षेत्र में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, पारसी परिवार में जन्मे, मुंबई। 12वीं के बाद देश छोड़ के चले गए लंदन, बोले इधर ही पढ़ेगा अपन और इधर ही सेट हो जाएगा, है कि नहीं। उन्हीं को कुछ और मंजूर था। बहुत कोई के एनआरआई बनने का सपना होता है, जैसे हमारे भी कुछ दोस्त थे, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ली, फिर उसकी बीवी ने सिटीजनशिप ली और दोनों ने एकदम खुशी खुशी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ते हुए कहा वाह, जीवन का आनंद पूरा हुआ, अब 33% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब 50% टैक्स, सॉरी, अब 30% हो जाएगा उसका। तो उनके जीवन का यही लक्ष्य था कि भारत में पैदा हुए, भारत की नागरिकता जितनी जल्दी छोड़ सके। उसके लिए उन्होंने भारत में ही शिक्षा ली और वहां चले गए, है ना। खैर, तो ये भी थे कि इनका भी यही इरादा था कि हम भारत को छोड़ के वहाँ सेटल हो जाएंगे, आराम से ज़िंदगी जिएंगे साफ सुथरे जगह में। मगर होनी को कुछ और मंजूर होता है। गर्मियों की छुट्टी में घर आए और ब्रिटेन में शुरू हो गई वर्ल्ड वॉर की लड़ाई। ये सब कहानियाँ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, काम की चीज़ें मिल जाएंगी नोट्स में, लेकिन कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं, फिर फायदा क्या है ना। आपको तो पता ही, कहानियाँ बहुत सुनाया मैंने आपको, लेकिन आप भूल गए, यही अच्छी बात नहीं लगती। याद रखना चाहिए ना आपको। देखो, मेरी कहानी सुनाने से आपके 2 फायदे होंगे। कहीं कुछ ना हुआ तो कहीं जाके पढ़ा भी सकोगे, ठीक है। यकीन मानो कि मैं आपको जो सुनाता हूँ ये आपको कोई नहीं सुनाएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका भी अलग ही है, नहीं है। कभी आपको लगा कि मैंने साइंस पढ़ाया, हंसते खेलते आपके 20 क्लास निकल गए होंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति आधा घंटा भी बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है तो उसको नींद आती है। ये कॉमन प्रैक्टिस है। और 3 घंटा आपको मैं सुनाऊं और आपको नींद ना आए, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस है जिसको करना पड़ता है, ठीक है।
तो ये जो कहानियां सुनाती है इसको याद रखिए, आपको फायदा करेगा। तो गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आ गए और वहां पे वर्ल्ड वॉर की लड़ाई शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर की लड़ाई शुरू हो गई, अमीर परिवार बोला आप जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहो। बोले अच्छा। तो बोले यहाँ रहेंगे हमारी पढ़ाई छूट रही भाई, जैसे यूक्रेन वाले आ गए, सरकार का ध्यान ही नहीं कि उनकी मेडिकल डिग्री करा दे, क्योंकि करा देंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा ना बाकी जो प्राइवेट वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले को पैसा कम देने के चक्कर में यूक्रेन गए थे, तो उनका भविष्य तो ऐसे भी डूबा हुआ है। तो बहुत सारे फ्रंट है जहाँ काम हो सकता है, कहने का मतलब। तो बोले कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, IISc बेंगलोर चले जाओ। IISc बेंगलोर तो आपको पता है प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो भाभा वहां जाके एडमिशन ले लिया, और उस समय वहां के डीन पता है कौन थे? CV रमन। और CV रमन ने जब भाभा को अपने अंडर पाया तो बोला वाह क्या स्टूडेंट मिला, नायाब हीरा। CV रमन डॉक्टर भाभा को लियोनार्डो दा विंची कहते थे कि तुम भारत के आर्किटेक्ट बनोगे। और भाभा में उतनी प्रतिभा थी। अब जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान में भी ये प्रयास करना चाहते थे, तो इन्होंने अमेरिका इत्यादि सबको कहा कि हमें एक बैलून दो, हम बलून को भेजना चाहते हैं, है ना। हम देखना चाहते हैं कि हमारा बलून कितना ऊपर तक, कितना वजन उठा के ले जा पा रहा है, ताकि हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट इत्यादि भेज पाएंगे। मना कर दिया अमेरिका ने, बोला नहीं दे सकते। समझ रहे हो? आप जैसे IAS निकाल लोगे ना, जितने आपको पूछने वाले ने सब दोस्ती करने आएंगे, उसके पहले तो कोई बर्थडे भी विश नहीं करता आपको। वही हाल था भारत का। पहले अमेरिका भागते रहता था, आप देखो सब कुछ में छाता लेके चला आता है, गले लगा लेता है, कोई देश वाला के पैर छू के चला जाता है। क्यों? ये एक व्यक्ति की कमाई नहीं है, ये इन करोड़ों भारतीयों की 75 साल से कमाई है। ये इज्जत आज की नहीं है, एक्यूमुलेट हुई है। क्योंकि उस समय जब भाभा मांगे क्यों नहीं दिया? विश्व गुरु तो हम पहले से ही थे, नहीं दिया। भाभा ने उसके बाद ऐसे बलून बनाने शुरू किए जो बलून अमेरिका द्वारा बनाए गए बलून के दोगुनी तिगनी हाइट तक जाता था। ये भाभा थे। भाभा ने उस समय कितने सारे न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट्स को भारत में लाए, उनका ही योगदान है। नंबर भी होगा आपका लिखा, 205 रेडियो आइसोटोप को भारत में लेके आए वो। भाभा ने एक एक्सपेरिमेंट एक जगह कह दिया, आपको पता है आपके न्यूक्लियर जनक है वो 3 स्तरीय, और आपने देखा कितना जबरदस्त ब्लूप्रिंट बनाया, सस्टेनेबल रिएक्टर तक लेके गए। एक इंटरव्यू में भाभा ने कह दिया 18 महीने का अगर मुझे समय दे दे तो न्यूक्लियर बम तो मैं ऐसे ही बना दूं। ये बात CIO को बुरी लग गई, और उसके बाद जा रहे एक विमान में पूरे यात्रियों को मरवा दिया गया। ऑन पेपर ये चीज नहीं है और कभी आएगी भी नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि उनको मरवाने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था। उसी अमेरिका का जो आज आपका इतना स्वागत कर रहा है ना। कभी किसी का अपना नहीं हो सकता, ठीक है जी। क्योंकि वही अमेरिका था जिसने पाकिस्तान को पैदा किया इतना मजबूती, क्योंकि भारत ने मना कर दिया था। तो खैर वो बात नहीं है, बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं है, ये वक्त वक्त की बातें हैं। तो अभी की सरकार भी अपना फायदा उठाने में, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। जिस तरह तुमने हमारा किया, हम भी अभी फायदा उठाए, मजबूरी तो उसकी भी है कि भारत को छोड़ नहीं सकता। तो हम बोले आओ बेटा आप तो आयो क्लच में, अच्छे से क्लच में ले रखा है, ठीक है। तो भाभा के जाने के बाद आपको पता है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना पीछे चला गया, ठीक है। चलिए, तो आपको जो मैंने बताया, इस व्यक्ति से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, भाभा, और इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर भाभा के चहेते इसरो के जनक डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई किसी पहचान के मोहताज नहीं। जब डॉक्टर कलाम फ्लॉप हो गए थे साउंडिंग रॉकेट वाले प्रोजेक्ट में, तो उनको लगा कि उनका करियर खत्म हो गया था। तो आप अगर YouTube पे भाषण मौजूद है, अगर आप सुनेंगे तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, I thought my career was over. The all mistake was mine, but there was a leader behind me who took all the responsibility over him and faced the media.
कि सारी गलती मेरी होते हुए भी मेरे पीछे एक लीडर खड़ा था जिसने सारी गलतियों को अपने ऊपर ले लिया और मीडिया को फेस किया। जब भी सफलता मिलती थी वो मुझे आगे कर देते थे, इसलिए आप कलाम को जानते हो, लेकिन इस कलाम को बनाने वाले सूत्रधार को आप नहीं जानते हो, जो कोई और नहीं, विक्रम अंबालाल साराभाई थे। इसरो ने इसीलिए विकास इंजन नाम दिया, क्रायोजेनिक इंजन, आपको याद हो, राइट। विक्रम रोवर जो चंद्रमा पे गया है, सब इनके ही सम्मान पे है। इसरो भी उतना कृतज्ञ है जो अपने जनक को सम्मान देना जानता है। इनका बहुत योगदान रहा भारत के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, जिसमें एडमिशन लेने के लिए मरे रहते हैं बिजनेस स्टूडेंट, इनके द्वारा स्थापित किया गया। इनकी पत्नी मृणालिनी साराभाई बहुत अच्छी क्लासिकल ज्ञाता है, ये खुद बहुत अच्छे संगीतकार भी रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि भाभा जो थे इनके गुरु, वो भी बहुत अच्छे चित्रकार ये सब भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी उनकी बड़ी तारीफ करते थे कि भाई कितना टैलेंट लेके घूम रहे हो। समझ रहे बात को? इस कद के विक्रम साराभाई हैं। ठीक है जी, समझ गए। मेघनाथ साहा, गरीब वैज्ञानिक, मुंह देख के ही लग रहा होगा आप। मेघनाथ साहब बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। इतने गरीब परिवार से आते थे कि इनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। जिसके पास खाने का पैसा नहीं वो पढ़ेगा कहां से? बंगाल में थे, पता ही आपको। इनके टीचर ने बोला तुम्हें मैं पढ़ाएगा। इनके टीचर ने पूरे कॉलेज तक इनके पढ़ाई का खर्चा उठाया और मेघनाथ साहब पढ़े। कभी कभी कहते हैं ना कि गुरु बहुत अहम भूमिका निभाता है। मेघनाथ साहा नहीं होते अगर गुरु नहीं होता, कलाम नहीं होते अगर साराभाई नहीं होते। आप बात को समझ रहे? तो मेघनाथ साहा को उनके गुरु ने पढ़ाया। उसके बाद ये क्या करते थे, जो भी फिजिक्स के जितने भी आइंस्टीन के शोध थे उनको बांग्ला में बैठ के अनुवाद करते थे, क्योंकि गांव में पढ़ा हुआ व्यक्ति जो किसी की अनुकंपा पे पढ़ा हुआ हो वो इंग्लिश कितना जानता होगा आप समझ रहे हैं। फिर भी उसने इंग्लिश सीखी और इंग्लिश सीखने के बाद उसको लगा मैंने तो सीखी लेकिन मेरे गांव के कितने बच्चे तो नहीं जानते। अगर बंगाल में शुरुआत की इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स की और कॉस्मिक फिजिक्स की, साहा साहब ने, और आइंस्टीन के सारे शोध को इन्होंने बांग्ला में अनुवाद कर दिया। भारत की जो नदी परियोजना है उसके शिल्पकार मेघनाथ साहा थे। जब नेहरू गए थे भाभा के पास, बोले मेरे को ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा चाहिए साफ, बोले ये तो टाइम लगने वाला प्रोसेस है, पैसे तुम्हारे पास है नहीं। तो 3 स्तरीय बता दिए थे, हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर जो है, याद आ रहा है आपको? थोरियम बेस्ड रिएक्टर, सॉरी। बोला इस बीच एक काम करो, अगर चाहिए तो एक बार मेघनाथ साहा से मिल लो, कम पैसा में काम करा देता हो, क्योंकि गरीबी से उठा हुआ है तो ज़्यादा पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं रखता। मेघनाथ साहा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, नाम सुना होगा आपने, DVC, भारत का पहला नदी परियोजना और आज भी भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजनाओं में से एक। उसके वास्तुकार डॉक्टर मेघनाथ साहा। इन्होंने साहा इक्वेशन दिया, आयनाइजेशन फॉर्मूला दिया, जो कहा जाता है पूरे विज्ञान जगत की 12वीं बड़ी खोज है। सूर्य के अंदर के तापमान इत्यादि का पता लगाने के लिए इनका इक्वेशन इत्यादि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन से ही दिल्ली में इतनी बिजली आती है, एक ध्यान रखिएगा, ये छोटी मोटी बात नहीं है। वहां पर एक परियोजना है मैथन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन मैथन नदी पर है, ठीक है, दामोदर नदी पे मैथन परियोजना कहते हैं उसको। वहीं से दिल्ली के लेके कहां तक की बिजली आती है। भले झारखंड वाले जो है बिजली बिना तरसते हैं, लेकिन वो हर जगह पहुंचाता है। तो इतनी बड़ी परियोजना के शिल्पकार हैं ये, ठीक है जी। उसके बाद आपको बता दें कि इन्होंने लोकसभा चुनाव 1952 में लड़ा और जीतकर लोकसभा भी आए और नेहरू ने इन्हें राष्ट्रीय योजना समिति में सदस्य बनाया था। आप उस व्यक्ति के कितने बड़े भी क्रिटिसाइजर हो सकते हैं, हो सकता है आपको नेहरू नहीं पसंद आए, लेकिन नेहरू के सामने चुनौतियां और समस्याएं अनंत थी। शरणार्थी का प्रॉब्लम, टैक्स पेयर नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं, खून खराबे में मिली हुई आज़ादी, है ना, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम की कमी थी क्या? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। लेकिन उसके बाद भी देखो, गलतियां सबसे होती है, जो काम करेगा गलती उसी से होगी, सीधी सी बात जान लीजिए। जो काम नहीं करेगा उससे गलती होगी कहाँ? कभी नहीं। गलती तो वही करेगा ना जो काम करता है।
स्वाभाविक है जो बैट्समैन बैटिंग के लिए उतरा इन्हों गलत शॉट कहां से खेलेगा। अब उसने छक्का लगाया या कैच आउट हुआ ये तो डिपेंड करेगा कि पारी कैसी थी। तो आप कितने बड़े भी हों, लेकिन कभी भी अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय भी होता था और अगर उसमें टैलेंट है जो देश के लिए इस्तेमाल हो सकता था तो नेहरू कभी पीछे नहीं हटे। अंबेडकर उनकी कभी नहीं बनी वैचारिक मतभेद हमेशा थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अंबेडकर को अपने लॉ मिनिस्टर बना, क्योंकि पता था कि अभी इतना लॉ किसी को नहीं पता। राजनीतिकरण के लिए किसी और को मौका दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। मेघनाथ शाह को क्या जरूरत थी देने के, दिया इनको भी कि नून व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, देश को बढ़ने में मदद करेंगे, है ना। मैं गलती और सही की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि कितनी सहिष्णुता थी कि सबको ऑप्शन दिया था, तो नेहरू ने इनको मौका दिया था। शांति स्वरूप भटनागर, तो मेघनाथ शाह किनके स्टूडेंट थे याद आ रहा है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, और शांति स्वरूप भटनागर ये भी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के स्टूडेंट थे। विक्रम साराभाई को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये केमिस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार थे। इनको कहा जाता है इंस्टीट्यूशन के जनक, यानी भारत में बहुत ज्यादा संस्थान इन्होंने खोला। CSIR का नाम सुना होगा आपने, CSIR के जनक, ठीक है। इमल्शन कोलाइड, यानी अवसंरचना को बढ़ाने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, ठीक है जी। शांति स्वरूप भटनागर। और एक आखिरी वैज्ञानिक, उसके बाद 2-4 मिनट की बातचीत। पंद्रह सितंबर इनका जन्मदिन है, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है जी। विश्वेश्वरैया नाम सुना होगा आपने। विश्वेश्वरैया जो है, अगर आप बिहार में जाएंगे तो विश्वेश्वरैया भवन भी है, बहुत बड़ा सरकारी भवन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार का वही हैंडल करता है। तो विश्वेश्वरैया के बारे में भी आपको एक कहानी सुनाता हूं। वो रेल का सफर कर रहे थे, वैज्ञानिक बहुत जबरदस्त थे, रेल का सफर कर रहे थे, अचानक सफर करते करते उन्होंने जो है जंजीर खींच दी। जंजीर खींच दी, टीटी आ गया, बोला फाइन निकाल। बोला फाइन निकालो, अन्ना रासकला, तुम मेरे को पैसा दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई। बोला क्या बात कर रहे हो। बोला आगे जाके देखो, 1 किलोमीटर आगे पटरी टूटी होगी, 1 किलोमीटर के अंदर। तो बोला हाउ डू यू नो दिस। बोला पटरी की आवाज इस प्रकार आने लगी जैसे जैसे नजदीक जा रहा हूं, मुझे पक्का अंदाजा है कि पटरी टूटी हुई होगी। चेक किया गया, सही में 800 मीटर आगे पटरी टूटी हुई थी। इंजीनियर हो तो ऐसा, जिसको पता हो। आज आप देखते होंगे डबल ब्रिज, नीचे रेलवे या ऊपर, ये उस समय बना चुके थे। आप अगर जाएंगे तो बिहार के बेगूसराय में एक सिमरिया घाट के नाम से जानते हो, गंगा नदी पे है, रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली। रामधारी सिंह दिनकर को जानते होंगे। तो वहां पे एक डबल ब्रिज बना हुआ है, एक नीचे रेल जाती है और ऊपर से गाड़ी जाती है, या ऊपर नीचे ऐसा ही कुछ है। नेहरू ने इनॉग्रेट किया था, इन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है। उसके बाद कृष्णराज सागर डैम परियोजना इन्होंने बनाया था। कृष्णराज सागर डैम परियोजना के शिल्पकार थे। अब इनके सामने समस्या क्या थी, उस समस्याओं को डिस्कस करता हूं मैं। उस समय भारत में सीमेंट का निर्माण हो रहा था, सीमेंट ज्यादा निर्यात होता था, सॉरी आयात होता था। आयात होने की स्थिति में क्या है, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता। अब इनके पास समस्या थी कि इतना ज्यादा सीमेंट इस्तेमाल करके अगर डैम बनाएंगे तो ये काफी महंगा होगा, अंग्रेज पैसा नहीं देगा। इन्होंने ऐसा तंत्र बनाया, मैं आपको बता दूं कि आज तक इतिहास में ऐसा तंत्र किसी ने नहीं बनाया था, और उस तंत्र को कॉपी किया गया है यूरोप के बहुत सारे देशों में। यानी एक भारतीय इंजीनियर ने, एक गुलाम देश के इंजीनियर ने जो बनाया कम अवसंरचना के साथ, उसकी कॉपी उसी देश ने की जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया। तो इन्होंने क्या किया आप देखिए, सीमेंट की कमी को दूर करने के लिए बांध, पता है ना आप लोगों को क्या होता है, नहीं पता है तो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखिए बहुत बड़ा सवाल होता है, पूछ लो भाई बांध क्या होता है। देखिए बांध एक दीवार होती है, इस तरफ पानी को रोका जाता है और इस तरफ ऐसे करके तिरछा रास्ता होता है, और यहां पे बहुत सारे गेट होते हैं, ठीक है जी। तो ये गेट ऊपर उठता है तो पानी यहां से बहता है, जब बहुत ज्यादा बरसात हो जाएगी तो इस तरफ भर जाएगा,
डिवाइड कर रहे हैं, आप ऐसा समझो, नदी को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, इस तरफ ऊंचा दीवार बना रहे हैं तो इधर पानी जमा हो रहा है, और इधर ये वाला गेट है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसे ही उसको उठाएंगे तो ऐसा होगा। विश्वेश्वरैया ने क्या किया, मोटर का भी उपयोग नहीं करना भाई, मोटर का उपयोग कर दिए तो बिजली भी तो जाएगी। तो बोले क्या करिए, क्या किए, तो वही देखिए क्या किए, इन्होंने इस नदी में ऐसे कुएं बनाए। आप अगर जाके देखोगे तो अब डैम में इस तरह कुएं दिखाई देते हैं। अब कुएं में क्या किया, इस गेट को यहां से ऐसे लिंक कर दिया और यहां पे एक भारी सा पदार्थ है। अब बात को समझिएगा, जल स्तर बढ़ रहा है, जल स्तर पहले इतना ही है, ठीक है, जल स्तर बढ़ रहा है तो कुएं में पानी जाएगा, कुएं में पानी जाएगा, कुएं में पानी जाएगा तो ये वाली चीज नीचे जाएगी क्योंकि पानी उसको दबाएगा नीचे। तो इससे क्या होगा, ये ऊपर उठेगा, गेट ऊपर उठेगा, पानी इधर से निकल जाएगा। रिपीट, जल का स्तर मान लीजिए बढ़ रहा है तो पानी कुएं के अंदर जाएगा, कुएं के अंदर इस भारी से पत्थर जैसी चीज पे दबेगा, ये पत्थर नीचे जाएगा, तो इससे जो जुड़ा हुआ ये गेट है ये ऊपर आएगा, तो एक्स्ट्रा पानी जो डैम में वो निकल जाएगा। बिना मोटर का गेट का खुलना और बंद होना, विश्वेश्वरैया। सीमेंट काफी कम। तीसरा फायदा, पानी को साफ भी करेगा कुआं, क्योंकि पानी में ये कुआं इधर से पानी जाएगा और इधर से गंदगी को छोड़ता हुआ साफ पानी इधर से आएगा, ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम। यूरोप में इसको बहुत ही ज्यादा अपनाया गया, पूर्ण रूपेण क्लीन सिस्टम है ये। समझ में आया, इसको कहते हैं स्वचालित गेट सिस्टम। ठीक है जी, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया इनका नाम था। ठीक है। एक और ब्लॉक सिंचाई तकनीक उन्होंने बताई। ब्लॉक सिंचाई में क्या है, ब्लॉक कर लो, हल्का हल्का पानी छिड़को, काम हो गया। ऐसे पानी बचेगा। साउथ के थे ना, साउथ में आपको पता है पानी की कितनी दिक्कत है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही ब्लॉक सिस्टम बता दिया था कि पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा पानी दोगे तो आसपास वीड्स भी पनपेंगे, खरपतवार, उसकी जरूरत तो है नहीं, इसलिए हल्का हल्का ब्लॉक में बनाओ और हल्का हल्का पानी ड्रिपर से दो, काम हो जाएगा। तो विश्वेश्वरैया का ये योगदान है। तो आपको लग रहा है कि आपकी विरासत में जो वैज्ञानिक हुए हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा थे, यानी आपका एजुकेशन सिस्टम थर्ड क्लास है, हाँ, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। स्वाभाविक है, आज़ादी के पहले इतने बन गए, अभी एक भी नहीं बन पा रहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? दिमाग तो ऐसा तो नहीं है कम है किसी के पास, अपॉर्चुनिटीज का अभाव है। ठीक है, अब बाकी पढ़ लीजिएगा। बस मैं आपको दे दे रहा हूं कि महिलाओं का विज्ञान के क्षेत्र में कम योगदान क्यों है। ये देखिए, टेसी थॉमस, इनको कहा जाता है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन बोलूंगा तुरंत कलाम बोलोगे, मिसाइल वुमेन बोलूंगा नाम ही नहीं पता। अग्नि 4 मिसाइल को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो वुमेन क्यों साइंस के क्षेत्र में कम आती हैं, ये डिस्कस करेंगे। बाकी समाप्त है। क्यों कम आती हैं बताइए, ये आपके ऊपर, बताइए जल्दी। मौका नहीं मिलता है, हाँ, और हाँ, पितृसत्तात्मक सोच। तो क्या सोच है इसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे। बोलते साइंटिस्ट बन के क्या करोगी? लड़के नहीं बनते साइंटिस्ट, क्योंकि पैसे नहीं मिलते उनको। तुम बन के क्या करोगी? तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जॉब है टीचर का, बच्चा भी पल जाएगा।
साथ ही ले जाना, अपनी क्लास में बिठाना और शाम को लेकर चले आना। ऐसे बच्चा तुम्हारी आंख के सामने भी रहेगा, बच्चा भी पल जाएगा। साइंटिस्ट बनोगी, बच्चे को 2-2 महीने तक टाइम नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट में फंस गई। और आईएएस वाईएएस तो भूल ही जाओ, करना क्या है। तो पहले से रोल डिफाइंड है, पहली बात ये। दूसरा, इसके बाद जो है उसको कहते हैं हम लोग ग्लास सीलिंग इफेक्ट। और पहले से ही महिलाओं को एक और चीज समझा दी जाती है कि देखो, मैथ वैसे भी लड़की लोग के बस का चीज है नहीं। मैथ साइंस लड़की लोग के बस की चीज नहीं है। लड़की लोग के बस की चीज आर्ट्स। ये पहले से डिमार्केशन होता है। जैसे लड़के के लिए खेलने का सामान आएगा तो गन, पहले से ही जानते हैं उत्पाद किस्म के होंगे, और लड़की के लिए गुड़िया। ये तो डिमार्केशन है ही सोसाइटी में। तो उसी प्रकार का है कि आर्ट्स तुम्हारा, मैथ साइंस इसका। अब लड़की को मैथ आ रहा, लड़का जो है गधा है, उससे हो ही नहीं रहा। बाप परेशान, जिसको आना चाहिए उसको आ ही नहीं रहा। उसको अच्छा भी लग रहा है कि मेरे दूसरे बच्चे को आ रहा है, लेकिन सबसे बुरा लग रहा है कि इसको क्यों नहीं आ रहा। अगर यही विद्या इसमें होती तो मैं ज्यादा खुश होता, एक्स्ट्रा खुशी के लिए। लेकिन भगवान एक्स्ट्रा प्रीमियम मजा उसको नहीं देते, है ना। जिसके पास जैसा होगा बुद्धि वही ना करेगा। खैर, अब है ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट का मतलब महिलाओं को कहा जाता है उड़ो, ये आसमान खुला हुआ है। महिलाएं बोलती है ठीक है उड़ेंगे, उड़ना शुरू करती हैं। अचानक देखती है बीच में एक शीशे की दीवार है जो पारदर्शी है। दिख तो रहा है कि हम आसमान तक जा रहे हैं, लेकिन वो शीशे की दीवार से टकरा के नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कभी कभी कि बहुत सारे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो महिला सीनियर के अंदर काम नहीं करना चाहते। तो महिला को मान लीजिए प्रमोशन दी जाएगी, तो प्रमोशन दे दी, उसके बाद बोलेंगे तुम्हारा दिल्ली प्रमोशन तो हो गया, मुबारक हो, लेकिन चेन्नई में हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, सैलरी हाइक इतना। अब लड़की के दिमाग में टेंशन, दिल्ली में बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, परिवार है, माँ बीमार है, सास को खांसी हो रही, अब मैं चेन्नई कैसे जाऊं। तो सर मैं यहीं रहना चाहती हूँ। इन दैट केस आई एम अफ्रेड कि तुम्हें प्रमोशन छोड़ना पड़ेगा। फिर महिला कहती है ठीक है प्रमोशन छोड़ देते हैं। ऐसा जानबूझ के इसलिए किया जाता है कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हारी जिंदगी भी कांटों के सेज पर ही चढ़ा के रखेंगे, और वरना तुम खुद छोड़ दो और एकदम आराम से जैसे कर रही तो सैलरी हाइक ले लो और करते रहो, बट डोंट थिंक अबाउट प्रमोशन। आज तक आजादी के बाद इसरो को कोई महिला चेयरपर्सन नहीं मिली है। मिली है क्या? क्या सीजीआई को गोली मारो, मतलब अभी हम लोग साइंस वाला बात कर रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन साइंस के क्षेत्र में कहाँ मिल रहा है, ये तो स्थिति है। तो इसीलिए बहुत सारे हैं कि वर्क, रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि महिला को बच्चा हुआ, शरीर कमजोर होता है, 6 महीने की छुट्टी, 8 महीने की छुट्टी, साइंस से अगर नाता छूट गया तो दोबारा आप उसको मौका देंगे तभी तो हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा, राइट। रिटर्न टू वर्क होता है, किरण है, दिशा है, इस तरह के इनिशिएटिव सरकार ले रही है, सब उसको देख लीजिएगा इस प्रकार। तो इसके साथ ही मैं आपके कोर्स समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आपका कोर्स समाप्त हो गया, तो इसमें ताली बजाने की क्या बात है, ठीक है। आप लोग पढ़िए, यही आपसे उम्मीद है। अगर आपको कभी कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे बेशक मेल कर सकते हैं। मैं आपको मेल आईडी देता हूँ, जवाब जरूर दूंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेट होने का मतलब एक आध दिन। ठीक है। मेरे घर का नाम है, बीवी का नाम नहीं। देखो, फाइंड भी ये लोग एक से एक चीज करते हैं।
देखो अभी तक उसी में फंसा हुआ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, है ना। और अभी तक तो मैंने किसी क्लास में नहीं बोला, चलिए आपकी क्लास में आपको थोड़ा सा मोटिवेट करके हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। एक बहुत ही फेमस पोएट है, वो भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। जो भी बड़ा टैलेंटेड बंदा होता है ज़्यादा दिन तक आयु नहीं होती। आर डी बर्मन ले लीजिए, दुष्यंत कुमार जो है जिसके बारे में कह रहा हूँ वो है ना। तो दुष्यंत कुमार ने कहा है, और आप सभी पे एकदम प्रासंगिक लगता है, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं। और आज और कल की क्लास में मुझे ये पूरा ऑब्जर्व हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको बस आपके लिए 4 लाइन उसकी पढ़ देता हूँ, कृपया उसको अपने अंदर तक उतार कर जाइएगा। ठीक है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर में, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त है कि ये पूरी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ठीक है, तो केरोसिन ये सब मत मार लेना अपने ऊपर, है ना। पढ़ाई करना कि यूपीएससी की आग अपने अंदर जला के रखिए, क्योंकि वही आपको एग्जाम निकालने में मदद करेगी। टेस्ट अगर देते हैं तो टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट को जो है मुरमुरे वाले को मत बेच दीजिए, या सोन पापड़ी वाले को मत बेच दीजिए कि 250 ग्राम सोन पापड़ी देगा। टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिए। हर टेस्ट पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि आपको दोबारा करने की ज़रूरत है या पढ़ने की ज़रूरत है। आप भूल जाएंगे या इंपॉर्टेंट है, उसको गोल गोल मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ों लिखने के साथ। और ऐसे अगर आप 25-30 टेस्ट देते हैं और हर में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो लगभग 900 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पहले आपके पास आ जाएंगे। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये 900 क्वेश्चन नहीं है, ये 900 टॉपिक्स हैं जो आपके हिसाब से आप कमज़ोर हैं उसमें। ये टेलर मेड अप्रोच है आपका अपना, जिसमें आप कमज़ोर हैं। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। टेस्ट देने का यही पर्पस होता है। कभी भी टेस्ट पेपर को देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर देखें, भले उसमें 2 घंटा 3 घंटा जाए, और नहीं तो खुद से एनालिसिस करें, उसमें 3 घंटा 4 घंटा जाए, जाने दीजिए। क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप होना चाहिए कि क्यों मेरे से गलती हुई, क्या उसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, या फिर मैंने 2 ऑप्शन निकालने के बाद मैंने गड़बड़ी की है। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीन मानिए कि यूपीएससी इज़ अ फार क्राई। प्रीलिम्स ऐसे भी गेम ऑफ रिजेक्शन है, आपको रिजेक्ट करने के लिए यूपीएससी बैठी हुई है। मेंस में सिलेक्शन की बात आती है, लेकिन आप पहला ही चरण अगर क्लियर नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि ना तो कभी मेंस लिख पाएंगे और ना इंटरव्यू जा पाएंगे। आपके सारा कुछ तभी डिपेंड करेगा जब आप प्रीलिम्स के टेस्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मेंस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कंसेप्ट आपको आता है तो, लेकिन प्रीलिम्स इतना फैक्चुअल है और इतने ज़्यादा कैंडिडेट बैठते हैं कि उसको बस रिजेक्ट करना है। मेंस में देखो भीड़ कितनी कम हो जाती है, 10,000 12,000, और वहाँ 4 लाख 5 लाख। अरे 12,000 में तो निकलना ज़्यादा आसान है। पहले उस 5 लाख की भीड़ से निकलो। उस भीड़ से निकलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रीलिम्स वाले पेपर पे मेहनत करनी पड़ेगी। टेस्ट देने से घबराइए नहीं, रिवीजन करने से घबराइए नहीं, सफलता आपको जरूर हाथ लगेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ। थैंक यू।